दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद देखने वाले हैं। इसके पिछले 4 वीडियो में हमने वास्तविक संख्या वाले चैप्टर को पूरा खत्म किया है। बहुत ही आसानी से सभी लोगों को उसमें समझ में आया होगा। अब हम लोग बहुपद देखने वाले हैं। ये भी चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने इसके विषय में कक्षा 9 में कुछ नहीं पढ़ा है तब भी ये आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले बहुपद क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। देखो बहुपद जो समीकरण होते हैं हम लोगों के, जैसे कि मान लो एक समीकरण ये है 4x + 2, 4x + 2 एक समीकरण है। तो जो समीकरण होता है वही हमारा बहुपद होता है। लेकिन जो हर समीकरण है वो बहुपद नहीं है, यानी कि सभी समीकरण बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन सभी क्या है, समीकरण होते हैं लेकिन सभी बहुपद नहीं होते। जैसे एक उदाहरण हमने ये लिया है और एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं √x + 1, एक ये ले लिया है। अब देखो हम लोग समझते हैं ये दोनों बहुपद हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें देखो यक्स है, यक्स को क्या कहते हैं, चर। यक्स क्या है, हमारा चर है। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदला करे। कभी कभी यहाँ पर हो सकता है y भी दे दे, कभी z दे सकता है, कभी a भी दे सकता है, कभी b भी, कभी c भी। चर क्यों कहा गया, क्योंकि यक्स का मान बदलता रहता है। कभी आपने समीकरण, जैसे ये समीकरण हल कर रहे हो तो यक्स का मान कुछ आएगा, दूसरा समीकरण हल करोगे तब यक्स का मान और कुछ आएगा, तीसरा हल करोगे यक्स का मान और कुछ आएगा। तो इस प्रकार से यक्स का मान जो है वो बार बार बदलता रहता है। चर माने चलना, यक्स का मान बार बार क्या करता है, चलता रहता है, इसलिए यक्स को क्या कहा गया है, चर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर चर की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या हो तो हमारा वो चीज क्या होगी, बहुपद। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्या देखो जीरो से शुरू होती है, जीरो शुरू होती है, जीरो के पीछे वाली नहीं होती, माइनस वाली। जीरो होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, और आगे सभी संख्याएं जो है वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन इनके बीच वाली जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। जीरो भी आती है पूर्ण संख्या में, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, तो ये सभी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। अगर हम लोगों की चर की घात, यक्स क्या है, चर क्यों है, क्योंकि इसका मान हमेशा बदला करता है। तो अगर समीकरण में चर की घात एक पूर्ण संख्या आ जाए तो वो हमारा बहुपद होता है। अगर यक्स की घात किसी समीकरण में यक्स की घात एक पूर्ण संख्या ना आए तो वो हमारा बहुपद नहीं होता। जैसे ये देखो, इसमें यक्स की घात कितनी है, यक्स की घात, तो यक्स की घात जब कुछ नहीं होती है तो एक होती है, जब कुछ नहीं है तब एक है। तो यक्स की घात देखो, ये क्या हमारा यक्स क्या है, चर। चर की घात कितनी है, एक क्या हमारा पूर्ण संख्या है, हाँ एक हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो जब एक हमारी पूर्ण संख्या है तो ये हमारा बहुपद है। अगर किसी समीकरण में चर की घात एक पूर्ण संख्या आ जाए तो वो हमारा बहुपद होता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, हम लोग इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बहुपद क्या होता है। देखो ये उदाहरण, अब इसके ऊपर लगा है रूट एक्स + 1 लिखा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को, रूट एक्स, ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 प्लस 1 लिख लिया, ठीक है। रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 प्लस और फिर 1 लिख लिया। अब इसके बाद में, अब देखो यक्स क्या हमारा चर, क्या चर की घात एक पूर्ण संख्या है, नहीं। एक चर की घात 1/2 कहीं पूर्ण संख्या में आता है, देखो 1/2 कहीं भी पूर्ण संख्या में नहीं आता है। अब 1/2 को अगर आप हल करोगे तो 1/2 को क्या आएगा, 0.5। ये संख्या तो दशमलव में आ रही है, तो दशमलव में कोई दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, और इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या थी, इसलिए ये हमारा बहुपद था। अब देखो एक और उदाहरण, 1/x + 1, ये हमारा बहुपद है कि नहीं। तो ये हमारा बहुपद, देखो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स लिखा है, अब यक्स को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा, यक्स की पावर -1 आ जाएगा, और प्लस लगाया 1 का 1 लिख दिया।
अब देखो ऊपर जाने पर कोई भी घात माइनस में हो जाती है। देखो यहाँ पर x की पावर कितनी थी, जब कुछ नहीं थी तब 1 है। कोई भी चीज अगर आप ऊपर ले जाओगे तो वो अगर नीचे प्लस में थी तो उसकी घात माइनस में हो जाती है। तो हमने घात किस में कर दी, माइनस में। ठीक है, अगर कोई भी चीज नीचे प्लस में है घात में, अगर आप उसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस की घात हो जाएगी। तो माइनस की घात लगा दिया। अब देखो चर ये है, चर की घात क्या आ रहा है, चर की घात -1 आ रहा है। तो क्या माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, नहीं आती हैं। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आपको सीधा नहीं चेक करना कि नीचे लिखा है तो हम सीधा आप देखोगे कि नीचे है x की घात 1 लिखा है, तो x की घात अगर 1 है तो 1 तो एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने क्या किया, ये एक बहुपद लगा दिया। इसे नहीं करना, आपको x पहले ऊपर ले जाना है। जब x ऊपर होगा तभी आपका बहुपद होगा। ठीक है, तो इस समीकरण से आप क्या देख रहे हो कि अगर कोई भी x नीचे लिखा होता है तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में बताओ, एक समीकरण ले लिया, मान लो एक 6 दिया गया है, क्या 6 एक बहुपद है, बताओ। 6 एक संख्या है। अब कोई भी संख्या बहुपद है कि नहीं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके गुणा में हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 का मतलब क्या है, x की पावर 0 का मतलब 1 है। किसी की भी पावर अगर 0 लिखोगे तो वो 1 आता है। अगर आप 2 की पावर 0 लिखो तब भी क्या आएगा, 1। 1 की पावर 0 लिखो तब भी 1। 3 की पावर 0 लिखो तब भी 1। तो x की पावर अगर 0 लिख दिया तब भी 1। तो हमने क्या किया, 6 था, 6 के गुणे में हमने x की पावर 0 अपने मन से जोड़ दिया। अब ये चीज जोड़ दी तो ये हमारा क्या है, x क्या है हमारा, x है हमारा चर। तो चर है, तो चर की जो घात है, x क्या हमारा चर है, तो चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, x की घात एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। क्यों बहुपद, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। अब देखो x की पावर जो 0 हमने लगाया था गुणा में, इसका मान क्या होता है, एक, किसी की पावर 0 होगा उसका मान 1। अगर आप इसका मान 1 रख दोगे, इसका मान 6 x की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से 6। तो इस प्रकार से हम 6 को 6 x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये चीज लिख ली थी। अब देखो यहाँ पर हम एक और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस √2। ठीक है, ये क्या हमारा बहुपद है। देखो यहाँ पर चर, एक बार चर लिखा है, दूसरी बार भी चर लिखा है, 3 बार चर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर चर नहीं लिखा है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है। अब संख्या में हम क्या कर सकते हैं, पहले की तरह x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। x की पावर 0 का मान क्या होगा, 1। 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो वही चीज आ जाएगी फिर से। तो हम लोगों ने क्या किया, x की पावर 0 लिख दिया। अब इसके बाद में देखो x क्या है, चर। तो चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, x की घात एक पूर्ण संख्या होती है 3। अब देखो x एक चर है, चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है 2। हाँ, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1। तो x की पावर यानी कि चर की घात 1 है, 1 एक पूर्ण संख्या होती है। आपको जितने भी x दिए गए उन सभी में आपको चेक करना है। ठीक है, याद रखना, उन सभी में हमको चेक करना है। तो हमने 3 में चेक किया, बहुपद है। अब √2 से तो कोई मतलब नहीं, हम लोग चर की घात देख रहे हैं, चर क्या है, x। अब x की घात 0 है तो 0 तो एक हमारा बहुपद होता है। तो इसलिए ये हमारा बहुपद हो जाएगा, क्योंकि सभी जितने भी यहाँ पर चर हैं x में, उन सभी की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद है। अब देखो दूसरा, 5x³ ले लिया, फिर माइनस का 4x² ले लिया, प्लस का यहाँ पर क्या किया हमने, x की पावर -1 ले लिया, फिर इसके बाद में √2 का √2 लिख दिया। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं। अब शुरुआत से देखो, एक चर की घात कितनी है, 3। चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यहाँ इतना तो मेरा बहुपद में है। ये क्या बहुपद में है, हाँ, यहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा बहुपद में है। अब यहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या है क्या, -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इससे आगे हमें चेक ही नहीं करना है कि कुछ भी होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इतना अगर होता समीकरण तो हमारा बहुपद होता, लेकिन ये चीज भी है और ये चीज भी है, लेकिन ये हमारा क्या कर रहा है,
कि ये हमारा चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा समीकरण हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको बहुपद कैसे निकालना है, कौन संख्या बहुपद है कौन संख्या नहीं। देखो एक और उदाहरण लेते हैं, 1/x - 1 ये बहुपद है कि नहीं है। देखो हमने आपको बताया था कभी भी x नीचे आ जाए तो आपको उसको हल ही नहीं करना है, सीधा ये याद रखो कि जब भी x नीचे आता है तो ऊपर माइनस में ही जाएगा। तो कभी भी वो हमारा क्या होगा, बहुपद जो है आपको इसको हल नहीं करना है, सीधा आप क्या कह देना ये हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x नीचे है। अब देखो यहाँ पर एक और उदाहरण ले लो, 1/x² + 2x + 3 क्या ये बहुपद है। तो सीधा आप देख लेना क्योंकि ये नीचे दिया गया है x, देखो x ये भी नीचे ये भी x नीचे, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको पहले ये देख लेना है कि वो चीज़ बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, हमने ये समझा कि कैसे आपको पता करना है कि वो संख्या बहुपद है कि नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखो हम एक लेते हैं 4x + 2, ये क्या है हमारा, ये हमारा रैखिक बहुपद है। हम लोग देखेंगे कि हमारा द्विघात बहुपद है कि हमारा त्रिघात बहुपद है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको पहले ये देखना है कि ये चीज़ बहुपद है कि नहीं। तो हमने देखा कि x एक चर है और चर की घात 1 है, चर की घात यानी कि पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा बहुपद है। पहली चीज़ आपको ये देखनी है। फिर ये आपको देखना है कि अगर ये मेरा बहुपद है तो ये हमारा रैखिक बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है कि हमारा ये द्विघात बहुपद है कि ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ये आपको कैसे पता करना है, त्रिघात है या आगे और हो सकता है चतुर्घात और भी आगे 5 घात 6 घात। देखो आपको क्या करना है, यक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है, यक्स की जो सबसे ज्यादा बड़ी घात हो वो आपको देखना है। यहाँ पर केवल एक बार यक्स है और कहीं यक्स है कहीं नहीं है, तो यक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक है, तो वो क्या होगा हमारा रैखिक बहुपद। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब इसके बाद में देखो हम लोग और लेते हैं y + √2, ये हमारा क्या बहुपद है। तो यहाँ पर y क्या हमारा चर, y क्यों चर है, क्योंकि y का मान भी बदलता रहता है, तो इसलिए y हमारा चर है। तो चर की घात यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं तो 1, अगर एक घात है और कहीं y है नहीं तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद, ये हमारा रैखिक बहुपद। इसके बाद में देखो हम ले लेते हैं y² - 2, ये बताओ कौन सा बहुपद है। इसमें देखना है आपको y की हाईएस्ट पावर कितनी है। पहले देखो ये क्या बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, दो एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए ये हमारा पहली बात तो बहुपद है। अब बताओ इसमें y की जो चर है उसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है, चर क्या है इसमें y, तो y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो 2 का मतलब द्वि, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसके बाद में अब बताओ u/3 - 2u² + 5, अब यहाँ पर आपको देखना है क्या ये बहुपद है। u का मान भी देखो बदलता रहता है, u का मान भी बदलता रहता है, तो u यहाँ पर क्या है, इस समीकरण में हमारा u क्या है, चर। तो यहाँ पर देखो चर जो है वो क्या हमारा चर है, u चर है, तो क्या ये बहुपद है। यहाँ पर देखो u की घात कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर देखो u है, u एक चर है, चर की घात यहाँ पर भी एक पूर्ण संख्या है और कहीं u है नहीं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद तो है। अब ये कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है। तो ये यहाँ से अगर देखोगे तो रैखिक है, लेकिन हमने आपको बताया कि आपको देखना है कि चर की हाईएस्ट पावर कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर चर जो है उसकी अधिक एक घात है, यहाँ पर चर की घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है कि 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद है। ये हमारा कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसलिए ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता करना है कि वो चीज हमारी द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होगा, जब चर की घात 1 होगी। द्विघात बहुपद क्या होगा, जब चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2,
त्रिघात बहुपद कब होगा? जब चर की अधिकतम घात 3 होगी। जितनी भी अधिकतम घात मिले वही हमारा हो जाएगा। अगर एक अधिकतम घात है तो रैखिक, दो अधिकतम घात है तो द्विघात, तीन अधिकतम घात तो त्रिघात, चार है तो चतुर्घात। इस प्रकार से आपको आगे करना है। ठीक है, इस तरीके से एक दो और समीकरण ले लेते हैं। बताओ कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये क्या हमारा बहुपद है। इसमें चर क्या है? एक्स। ठीक है, एक्स चर है तो चर की घात कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है? 3। तो 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? हाँ, 2 एक पूर्ण संख्या है। 3 पूर्ण संख्या है? हाँ, 3 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद तो है। अब क्या ये हमारा रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है? तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर यानी कि चर की अधिकतम घात, चर क्या है? x। अब x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अगर अधिकतम घात 3 है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इस तरीके से आपको पता करना है कि वो चीज हमारी ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अगर वो चीज आपकी क्या हो, जैसे कि मान लो x की पावर -1 प्लस 1 दे दिया है, तो ये हमने, ये देखो चर है, चर की जो घात है वो क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। चर की घात -1 लिखी है ना, तो -1 तो पूर्ण संख्या होता नहीं, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है तो आपको इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात। तो इसलिए इसमें हमने लोग ये नहीं बताएंगे कि ये रैखिक है कि द्विघात कि त्रिघात। ठीक है, ये यहीं पर खत्म हो गया हमारा। अब देखो हम लोग समझते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक, देखो हम लोग समझते हैं बहुपद में शून्यक क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हमने शून्यक क्या होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक समीकरण लिया है, ये समीकरण दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब इसमें देखो शून्यक क्या होगा। शून्यक किसी भी समीकरण की वो चीज होती है जो उसको हल करने पर प्राप्त होती है। देखो इस समीकरण को अगर आप हल करोगे तो जो आपको उत्तर यक्स के प्राप्त होंगे, यक्स के जो मान प्राप्त होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? शून्यक। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको रख के चेक करना है कि एक रखने पर x का मान 0 आ रहा कि y रखने पर x का इस पूरे का मान 0 आ रहा है, ये हमें चेक करना होता है। नहीं, आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 आपको दिया रहता था। आपको समीकरण नहीं दिया जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है, तो आप x का मान निकालो। जब आप x का मान निकालते हो उसी को कहते हैं शून्यक। जो x के मान आते हैं उन्हीं को कहते हैं शून्यक। अब देखो इस समीकरण को हम हल करते हैं। समीकरण को हल करने के लिए क्या है, यहाँ पर क्या है? गुणा में 1, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा? 4। तो इन दोनों का गुणा 4 होगा, यानी कि गुणा करने पर संख्या 4 आनी चाहिए बीच में, और घटाने पर, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है घटाने पर क्या आना चाहिए? 3। तो कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी? तो ऐसी संख्या हो जाएगी 4x और प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि दूर दूर का गुणा अगर कराने पर क्या है, 1 का गुणा 4 में कराया, तो ऐसी संख्या आपको चुननी है जिनका गुणा कराने पर, यहाँ क्या 1x, तो 4 का गुणा 1 में कराओ 4 आ रहा है, तो गुणा कराने पर 4 आए और माइनस लगा तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। अब इन दोनों को घटाओ, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? x कॉमन ले लेते हैं इनमें से। जब इससे x कॉमन लेंगे तो इसमें, जब इनने x कॉमन लिया तो इसमें 2x थे, तो एक x यहाँ पर आ गया, माइनस का चिन्ह लगाया और एक x बाहर कर लिया तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ माइनस, जब 1 कॉमन ले लेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 4 का 4 ही आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करते हैं? x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, x माइनस 4 इससे भी कॉमन लिया, x माइनस 4 इससे भी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? 1, प्लस प्लस लगा है ना, तो प्लस 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है,
अब एक बार x माइनस 4 बराबर 0 दिखा दूँ, क्योंकि एक बार हमने इसको नीचे भेज दिया तो x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जी नीचे भेज रहे हैं, इसको यही रहने दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब 4 को उधर भेजो, 4 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 4। अब यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 1 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 1 है तो उधर हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया -1। तो ये जो मान आए हैं x के, इन्हीं को कहते हैं शून्यक। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं शून्यक। आपको समझ में आया कि शून्यक किसे कहते हैं। अब देखो इस समीकरण के आपसे पूछेगा कितने शून्यक हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं, 2 शून्यक हैं। बता सकते हो ना आप कितने शून्यक है, 2। क्यों 2 शून्यक है, क्योंकि x के जो मान आते हैं वही हमारे शून्यक होते हैं। तो कितने मान आए हैं, 2 मान, तो इसलिए यहाँ पर कितने शून्यक होंगे, 2। देखो हम लोग इसमें समझते हैं कि हमारा जो शून्यक है उसको ग्राफ में कैसे, अगर ग्राफ में आपको कोई दे दे कि इसमें कितने शून्यक हैं, तो उसको आप कैसे समझोगे। अगर आपको कोई भी ग्राफ दे दे तो हम लोग समझते हैं कि शून्यक का ग्राफ में क्या महत्व है, शून्यक जो है उसको ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तब आपकी 2.1 एक्सरसाइज आसानी से सरल हो जाएगी। अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज जो है वो इसी पर आधारित है। अब देखो ये हमने एक समीकरण लिया था px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। px का मतलब क्या होता है, px होता है y, px क्या होता है y, तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे, हमने पढ़ा था कि चतुर्थांश हमने पढ़ा था, तो उसी चतुर्थांश में हम लोग इसको दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमारा होता है, देखो ये हमने बना लिया है यहाँ पर चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है x, ये होता है y डैश, ये होता है y, ये हमारी होती है y अक्ष, ये होती है हमारी x अक्ष। ठीक है, इसमें x के मान होते हैं, जो हमारा x ये नहीं दिया गया है इसके मान होते हैं x के इस पर, और y के मान किस में होते हैं, y ये दिया गया तो इसके मान होते हैं इस पर। अब इस पर कुछ संख्याएं होती हैं, संख्याएं जैसे कि हो गया यहाँ पर क्या होता है 0,0, यहाँ पर y भी 0 होता है और x भी 0 होता है। पहले हम लोग किसको लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं, पहले x वाला 0 है फिर y वाला 0 है। अब यहाँ पर कितना है 1, x का मान कितना है, ये x के मान चल रहे हैं, 1 है x का मान, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। इस प्रकार से यहाँ पर आगे चलता चला जाएगा। ये क्या है पॉजिटिव एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स के मान पॉजिटिव होते हैं। अगर इधर की तरफ जाएंगे तो एक्स के मान निगेटिव मिलेंगे, यहाँ पर मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, y के मान मिलेंगे, y के मान किस में मिलेंगे, पॉजिटिव में। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो y के मान निगेटिव मिलेंगे। ऊपर लिखो, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। अब नीचे क्या मिलेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इस प्रकार से नीचे भी मिलते चले जाएंगे। अब इस पर हमें दिखाना है कि इस समीकरण का, ये जो समीकरण दिया गया उसका ग्राफ क्या होगा, उसको हमें इसमें दिखाना है और उसके द्वारा हम समझेंगे कि इसके शून्यक कितने हैं। ठीक है, ठीक है, और शून्य क्या क्या है वो भी इससे पता चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि y का मान और x का मान अपने मन से कुछ भी सोच कर रखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिब्बा बना लेते हैं। डिब्बा बनाना है आपको सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से आपको डिब्बा बनाना है। यहाँ पर इधर लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मान रखेंगे
और x का मान रखने पर हमें y क्या प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ रखेंगे। x का मान यहाँ रखेंगे, x का मान क्या रखने पर y हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ रखेंगे, या y का मान हम यहाँ रखेंगे, x का मान जो प्राप्त होगा वो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आपको ये याद रखना है कि जब आप समीकरण को हल कर रहे हो तो आप क्या करना है, एक बार x का मान 0 रख लेना, एक बार y का मान भी 0 रख कर देख लेना। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो ग्राफ बनाओगे आप वो बहुत ही आसानी से बना लोगे। क्या करना है आपको, एक बार x बराबर 0 मान लेना, एक बार y बराबर 0 मान लेना। ठीक है, ठीक है, हम लोग वही कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक बार x बराबर यहाँ पर 0 मान लिया। ठीक है, अब मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अगर ये आप x बराबर एक बार कोई भी समीकरण दिया उसमें आप ये क्या करना है, एक बार x बराबर 0 मानना, एक बार y बराबर 0, तो आप उसका ग्राफ आसानी से बना लोगे। नहीं तो मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो। देखो यहाँ पर हम एक बार x बराबर 0 मानेंगे, एक बार y बराबर 0 मानेंगे। देखते हैं x बराबर पहले हमने 0 माना है। ठीक है, x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर देखते हैं y का मान जो प्राप्त होगा वो इसके नीचे लिखेंगे। अब देखो जो समीकरण दिया उसको पहले लिख लेते हैं। वो क्या दिया गया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें हमने क्या किया है, पहली बार हमने y बराबर 0 माना, x बराबर 0 माना है, तो x की जगह क्या करना है, आपको 0 रखना है। तो x बराबर 0 रख दो यहाँ पर भी x बराबर 0 को 3 गुणा x की जगह 0 माइनस 4। ठीक है, अब इसको हल करना है। 0 का स्क्वायर करोगे 0, 0 का गुणा करेंगे 3 में तो भी 0, और इसके बाद में माइनस का 4। अब क्या आ जाएगा, माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें माइनस 4 प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब क्या करना है, एक बार आपको y बराबर 0 मान लेना है, y बराबर 0। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हम बनाएंगे ग्राफ वो आसानी से बना सकते हैं। एक बार हमने y बराबर 0 मान लिया। अब जब y बराबर 0 है तो इस समीकरण में क्या करना है, हमें y का मान 0 रखना है, क्योंकि हमने y को 0 माना है। तो y की जगह आप 0 रखो, 0 रखा। अब क्या आएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको हमें हल करना है। इससे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। उस बार हमने क्या किया था, x का मान रखा था तो y का मान निकाला था। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ये होगा माइनस का 4x और प्लस का x माइनस का 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस 4x में अगर आप प्लस का x घटाओगे तो हमारा उत्तर माइनस का 3x फिर से आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या करेंगे, अगर आपको ये चीज़ करनी नहीं आती है, अगर आपको ये चीज़ करनी नहीं आ रही है कि ये चीज़ कैसे आप यहाँ से यहाँ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वीडियो में लिंक नीचे दिया जाएगा, उसको आप देख लेना। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिखा है, इसको हमने माइनस का 4x प्लस 1 कर दिया, माइनस का 4x प्लस x माइनस 4 कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, अभी हमने यही चीज़ ऊपर समीकरण हल किया था। देखो ये चीज़ समझाई थी ना, ये कैसे हुआ था यहाँ पर, वो समझाया था। ठीक है, वही हम लोग हल कर रहे हैं उसी तरीके से। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 4, यहाँ क्या किया, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4। इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 1। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 दिखा देते हैं, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 दिखा देते हैं। इससे क्या निकलेगा, x का मान निकल आएगा 4, और इससे क्या निकलेगा, x का मान निकल आएगा माइनस 1। तो x के मान यहाँ कितने प्राप्त हुए, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जब y का मान हमने 0 रखा है तो x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, और साथ में माइनस 1 भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक बार x बराबर 0 मान लिया, एक बार y बराबर 0 मान लिया, तो हमारे दो चीज़ें हल हो गई। अब आपको क्या करना है, अपने मन से कोई भी सोच लेना। मान लो x बराबर 1 रखते हैं। अब जब x बराबर इस समीकरण में 1 रखेंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x बराबर 1 रखो, क्योंकि हमने x बराबर 1 माना है तो 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 माइनस 4। तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1
माइनस का 3 माइनस का 4, क्या होगा 1 और 4 3 7 माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो क्या हुआ माइनस का 6 प्राप्त हुआ हमें। अब क्या करो कि एक बार x बराबर -1 मान लो। अब x बराबर एक बार 1 माना, एक बार -1 मान लो। अब जब x बराबर -1 रखोगे यहाँ पर -1 रखो इस समीकरण में, ये जो समीकरण दिया गया है इसमें x बराबर -1 रखो, यहाँ पर -1 रखो, -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 -4, यहाँ पर -4, y बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और माइनस का 4, y बराबर 3 1 4 और -4 करोगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको ग्राफ में दिखाते हैं कि हम ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको ये मान दिख नहीं रहा है इसलिए क्या करते हैं हम इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। नोट नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, हम देखो यहाँ पर जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 4 प्राप्त हुआ, यानी कि हमें क्या मिला 0, -4, क्योंकि x का मान पहले रखा जाता है, x का मान क्या था 0, y का मान क्या है -4, तो 0, -4 प्राप्त हुआ। अब 0, -4 कहाँ है वो देखो, 0, -4 कहाँ है, 0, x का मान 0, x का मान 0 कहाँ मिलेगा यहाँ पर y अक्ष में, जो y वाली लाइन होती है उसमें x का मान हमेशा 0 होता है, और -4 y का मान -4 कहाँ मिलेगा यहाँ पर। तो यानी कि ये एक पॉइंट मिल गया जिससे हमें ग्राफ ले जाना है। ठीक है, ये एक पॉइंट वो है, ये पॉइंट क्या है 0, -4, ये इस पॉइंट का क्या नाम है 0, -4। यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान कितना -4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद में एक है हमारा 4, 0, एक है 4, 0, 4 है x का मान और 0 है y का मान, एक क्या है -1, 0, जो यही दिया गया है। हमने 4, ये y का मान 0 रखा तो x के मान हमें 2 प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं दोनों को हमने लिख दिया है कि जब x का मान 4 है तब y का मान 0 है, या ऐसा कहो जब y का मान 0 तो x का मान 4 है, और जब y का मान 0 तब भी x का मान -1 है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हमें दर्शाना है। ठीक है, इन दोनों को हमने ये चीज़ लिख दी। अब इसको कैसे दिखाएंगे, अब 4 का मान 0 कहाँ होगा, 4 का मान 0, x का मान 4 हो और y का मान 0। अब देखो ये रेखा होती है, इस पर y का मान 0 होता है और ये 4 दिया गया, तो ये पॉइंट क्या है हमारा 4, 0, 4 है ना ये, तो ये हो गया 4, 0। और -1, 0 कहाँ है, -1, x का मान -1 होना चाहिए, x का मान -1 ये है, और 0 क्या है 0, तो यहाँ पर y का मान तो 0 में मिल ही जाएगा, तो यहाँ से भी हमें निकालना है ग्राफ को। अब इसके बाद में ये क्या है, एक है 1, -6, एक है 1, -6। पहले में किसका मान रखना है x का मान, x का मान कितना है 1, और y का मान भी रखना है -6, तो y का मान कितना है -6, ये रख दिया। अब 1, -6 कहाँ है, x का मान 1 ढूंढो, x का मान 1 ये है, और y का मान -6 कहाँ है, y का मान -6 हमें कहाँ मिलेगा नीचे, तो यहाँ पर हमें ग्राफ को और नीचे बढ़ाना पड़ेगा। ग्राफ को और नीचे बढ़ा दो, -4 था ये, मान लो कि -5 ये है और ये है -6। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 1, -6, x का मान 1 ये मिल गया और y का मान -6 ये मिल गया। y से सामने आओ और x से भी सामने आओ, दोनों को आपस में मिला दो तो ये पॉइंट मिला है। ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है 1, -6, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1, -6। 1 के सामने चले आओ और -6 के सामने जो पॉइंट मिला वो क्या है 1, -6। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाओ, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ये बिंदु नहीं है, ये तो हमने लाइन दिखाने के लिए किया था। अब इसको इससे मिलाओ और एक ये पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों को मिलाओ। क्या करते हैं इन चारों पॉइंटों को मिलाते हैं, तो ये पॉइंट मिलाया ऐसे, ये पॉइंट मिलाया ऐसे, और इसके बाद में ये पॉइंट मिलाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये चीज़ हमारी ऐसे हो करके, या इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट हल किए हैं उन सभी से निकालना है। अब ये हमने वक्र के रूप में क्यों मोड़ा है, इधर देखो हमने गोल मिलाया, ऐसा नहीं कि हमने सीधा मिला दिया है, इसको इससे सीधा मिला दिया, हमने वक्र के रूप में मोड़ करके मिलाया।
क्यों? जब भी आपको यक्स स्क्वायर के रूप में मिले या यक्स क्यूब के रूप में मिले तो क्या करना है आपको, वक्र के रूप में मोड़ करके उनको मिलाना है पॉइंटों। कैसे? मोड़ करके। जब क्या हो, यक्स स्क्वायर हो, यक्स क्यूब, अगर केवल यक्स है तो आपको सीधा लाइन के द्वारा आपको मिला देना, सीधा एकदम पटरी रखना है और सीधा मिला देना है। अगर यक्स स्क्वायर है, यक्स क्यूब है, तो आपको क्या करना है, चाप के रूप में मोड़ते हुए मिलाना है इनको। तो हमने मोड़ते हुए मिलाया तो ये समीकरण हमें ये ग्राफ प्राप्त हुआ कि ये ग्राफ किसका है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ है। ठीक है, अब इससे हमें शून्य के विषय में क्या पता चल रहा है? देखो, जब भी शून्य के विषय में हमें ये चीज पता चल रही, शून्य जो है इसमें हमें देखो, ये जब समीकरण हमने हल किया था, ये देखो समीकरण हल किया था तो हमें 2 मान प्राप्त हुए थे। तो इसके शून्य कितने थे? 2 शून्य थे। हमने समीकरण को हल किया तो 2 शून्य थे। तो यहाँ पर देखो यक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है वो 2 बार कट कर रहा है। ध्यान से देखो, यक्स अक्ष जो है, ये हमारी यक्स अक्ष को ये जो ग्राफ गया है वो कितने बार कट कर रहा है? 2 बार काट रहा है। इसलिए हम लोग सीधा ग्राफ को देखकर ही कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो शून्यक होंगे, सीधा आपको अगर ग्राफ देगा तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो हमारे कितने होंगे? 2। शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे? 2। शून्य का मान 2 नहीं, शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की जो संख्या है वो 2 शून्यक आपके प्राप्त होंगे। यानी कि 2 हल प्राप्त होंगे, 2 यक्स के मान प्राप्त होंगे। वो भी यक्स के मान क्या होंगे? एक यक्स का मान 4 होगा और एक यक्स का मान क्या होगा? -1। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। अब देखो दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में आ गए। अब आपको 2.1 एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएगी। किसी बहुपद px के लिए, px यानी कि y, px बराबर देखो दे दिया है y बराबर px है, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये आकृति देखो 2.10 है, इसमें हमें ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने नहीं बताया था कि आपको कि शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है? 2। तो वैसे ही ये पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, वो हर एक सवाल में हमें बतानी है। हमने आपको क्या बताया था? जितने बार कोई भी ग्राफ यक्स अक्ष को काटता है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। ये जो ग्राफ था वो यक्स अक्ष को कितने बार काट रहा था? 2 बार। यक्स अक्ष है तो यक्स अक्ष को कितने बार काटा है? 1 बार, और फिर यहाँ से घूम कर गया और फिर 2 बार। यहाँ पर y को में नहीं जोड़ना है कि y अक्ष को कितने बार काट रहा है, केवल x अक्ष को कितने बार काट रहा है वो देखना है। तो हमने देखा कि ये x अक्ष को, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को 1 बार काटा, फिर घूम करके फिर 1 बार काटा। तो कितने बार काटा? 2 बार। तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 2। जितने बार काटे उतने ही शून्यक होंगे। अब देखो यहाँ पर पहला सवाल जो दिया गया है हमारा, इसमें ये यक्स अक्ष देखो, ये यक्स अक्ष दी गई है। इस यक्स अक्ष को ये जो ग्राफ दिया गया है वो कितने बार कट कर रहा है? ये केवल y अक्ष को कट कर रहा है। ये देखो y अक्ष को 1 बार कट कर रहा है, लेकिन ये x अक्ष को 1 बार भी कट नहीं कर रहा है। इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। यानी कि इसमें एक भी शून्यक नहीं है, इसमें एक भी शून्यक हमारा नहीं है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। अब यहाँ पर कितने शून्यक हैं? ये देखो x अक्ष दिया गया है, ठीक है, x अक्ष दिया गया है और ये y अक्ष दिया गया है। ये ग्राफ देखो y अक्ष को 1 बार कट कर रहा है और x अक्ष को भी ये 1 बार कट कर रहा है। हमें y अक्ष से लेना देना नहीं है, हमें केवल x अक्ष में देखना है कि ये जो ग्राफ गया है उसने x अक्ष को कितने बार काटा है। कितने बार काटा है? 1 बार। देखो एक ही बार तो काट रहा है, 1 बार ये जो x अक्ष है उसको 1 बार यहाँ से काट करके निकल गया है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। क्यों 1 होगी? क्योंकि इसने x अक्ष को 1 बार काटा है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये ग्राफ जो गया है इसने x अक्ष, ये जो x अक्ष है उसको कितने बार काटा है? देखो यहाँ से गया है 1 बार काटा है, फिर घूम करके आया 2 बार काटा, ये देखो 2 बार, फिर घूम के गया है, फिर 3 बार काटा है। तो कितने बार काटा? 3 बार काटा है। इसलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या आएगी हमारी वो कितनी आएगी? 3। क्यों 3? क्योंकि यहाँ पर 1 बार काटा है x अक्ष को, 2 बार और 3 बार x अक्ष को काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथा नंबर सवाल देखो,
इसमें देखो x अक्ष, ये x अक्ष दी गई है, x अक्ष को ये जो ग्राफ दिया गया वो कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा है, ये देखो एक बार काट रहा है, फिर घूम के फिर दोबारा यहाँ पर काट रहा है, कितने बार काटा, और फिर यहाँ से जा करके यहाँ पर रुक गया है। तो ये कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे शून्यकों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर बताओ कितने शून्यक होंगे, जितने बार ये x अक्ष को काटेगा कोई भी ग्राफ वही उसके शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ से ये ग्राफ गया, एक बार काटा, फिर ये 2 बार काटा x अक्ष को, फिर घूम कर गया 3 बार x अक्ष को काटा, और फिर घूम कर गया 4 बार काटा। तो कुल यहाँ पर 4 बार x अक्ष को काट रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसके लिए। अब देखो ये वाला, इसमें कितने बार x अक्ष को काट रहा है, देखो एक बार यहाँ पर से जा रहा है, एक बार काटा, फिर दूसरी बार घूम करके फिर देखो यहाँ पर छू रहा है यानी कि काट रहा है। तो छूने का मतलब भी है यहाँ पर कि x अक्ष पर इसका कोई ना कोई मान होगा। तो एक बार, यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर घूमते घूमते 3 बार। तो कितने बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, या ये समझो कि 2 बार स्पर्श कर रहा है और 1 बार काट रहा है। तो कुल मिला के 3 बार x अक्ष को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और फिर घूम करके गया ये 3। तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, एक ये, 2 ये, 3 ये। तो 3 बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। इसमें कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार से हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में 2.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।